स्टूडेंट्स, here is your instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 की डिस्कशन करने वाले हैं, एमसीक्यूज नंबर 21 से लेकर 40 तक। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21। कहता है टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस हाउ कैन वी इंक्रीज द अमोनिया प्रोडक्शन। हम लोग अमोनिया की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है N2+3H2 और ये मिलकर हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, हमारे पास 2NH3 बना रहे होते हैं। और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसकी इंथैल्पी की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास -92.4 ऑलमोस्ट है वो किलो जॉल के अंदर जो है वो गिवन है। बच्चे याद रखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारी बुक के अंदर यहाँ पे इंथैल्पी लिखी हुई है हमारे पास फॉर 2 मोल्स है, 1 मोल के लिए -46 ही इसकी वैल्यू होगी। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ से क्लियर कर लेनी है। अब यहाँ पे कहते हैं हमने अमोनिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। सबसे पहले टेम्परेचर के हिसाब से बताना है कि क्या ये इंक्रीज हो सकती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट भी डिस्कशन के अंदर आपको बताया था कि एक्सो का मतलब होता है हीट को निकालना। एक्सोथर्मिक चाहते हैं भाई हमारे अंदर से हीट निकालनी है। तो जब आप लोग उसमें से यील्ड निकालेंगे तो वो खुश होगा, जब सिस्टम खुश होगा तो आपको यील्ड देगा, प्रोडक्ट देगा। लेकिन अब आप लोग क्या करें, आप लोग उसके साथ पंगे ले रहे हैं जनाब। जब आप लोग उसके साथ पंगे लेने की कोशिश करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी गुस्से में आएगा। जब वो गुस्से में आएगा तो आपको यील्ड कोई नहीं देने वाला। तो इस वजह से हमारे पास बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो है वो हमारे पास यील्ड इंक्रीज नहीं होगी, अमोनिया इंक्रीज नहीं होगी। याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना होता है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है रादर देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फिर कहता है बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर का सिंपल फार्मूला बताया था कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर को कम करें तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। तो रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा। मीन टू से ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। फिर कहता है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो बच्चे वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी रिएक्शन जो है वो रिवर्स चला जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास 2 हैं। तो चार्ली भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। डेल्टा में देखें बाय एडिंग द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी मतलब रिएक्टेंट अपनी औकात से बाहर चले जाते हैं। जब ये औकात से बाहर चले जाएंगे हमें दोबारा इन्हें इनकी औकात दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को वापस भेजना पड़ेगा अमोनिया की तरफ। मीटर से हम लोग उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे ताकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो और अमोनिया की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। कहता है कि डैश परसेंट ऑफ अमोनिया इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एनुअली। कि अमोनिया जो हमारे पास एक साल में बनता है वो हमारे पास कितना बन रहा होता है एक साल के अंदर। तो बच्चे याद रखें ये 80% ऑफ अमोनिया जो है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स अमोनिया। ये बुक इन्फॉर्मेशन होती है, इन्हें अच्छे से याद रखिए। कॉन्सेप्ट के पीछे अपनी बुक को मत छोड़िएगा। ये मेरी नसीहत थी आप लोगों को कि बुक को पहले अच्छे से पढ़ें, फिर उसके अंदर से जो है वो कंसेप्ट निकालने की कोशिश करें। 13% की हमारी बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो क्या है कि हमारे पास इंडस्ट्रियली आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसी होती है, तो वो हमारे पास 13% होती है इंडस्ट्रियली नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता है कि नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। पौधे वगैरह जो होते हैं वो बैक्टीरिया लेते हैं, फिर इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। और जो 35% है जो हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है वो कंटेन करता है अमोनिया का। मीटू से कि हमारे पास अगर एक बेकर के अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है तो उसमें 35% क्या होगा हमारे पास अमोनिया जो होगा वो हमारे पास मौजूद होगा। और 110 क्या है, ये हमारे पास मिलियन टन अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होती है सालाना। तो ये बात भी जो है वो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। सो द राइट ऑप्शन नंबर हियर इज बीटा। नंबर 23 को देखेंगे। कहता है द फॉलोइंग थिंग डिक्रीजेस बाय द कॉमन आयन इफेक्ट। के हमारे पास जो कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमिना है उसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ है वो डिक्रीज हो रही होती है। देखिए हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है कि अगर हम लोग किसी भी लेस सोलुबल साल्ट की जो सोलबिलिटी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग द कॉमन आयन फ्रॉम एक्सटर्नल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट है वो हमारे पास कहला रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड जो है ये डिसोसिएट हो जाता है हमारे पास किसके अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। और अगर हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉमन आयन लेकिन हम HCl को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये डिसोसिएट हो जाएगा एक पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास Cl नेगेटिव क्या है, हमारे पास कॉमन आयन। यहाँ वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देखें। तो प्रेसिपिटेशन क्या डिक्रीज होती है। प्रेसिपिटेशन हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों के पास कोई भी चीज़ है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर दोबारा से हासिल होना शुरू हो जाए तो वो प्रेसिपिटेशन। मतलब बीकर के अंदर अगर आप लोग कोई रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो आप लोगों को सॉलिड की फॉर्म के अंदर बीकर के अंदर नीचे बैठ से चीज़ें जो नजर आती हैं वो प्रेसिपिटेट्स कहलाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये कॉमन इफेक्ट के
जो है वो हमारे पास लीच एटरी प्रिंसिपल की ही एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास बढ़ गया। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हम लीच एटरी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में देखा कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा और सोडियम क्लोराइड अगेन सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। मीन से प्रेसिपिटेशन क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फिर देखें आगे लिखा है कि एसोसिएशन ऑफ आइंस, आइंस का आपस में मिलना और कोई प्रोडक्ट बना देना, क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो बनना शुरू हो चुका है। जैसे आपके पास जो आयंस थे ये दोबारा से आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं और हमारे पास आयंस बनना शुरू हो चुके हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर चार्ली के अंदर देखेंगे कहता है कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड स्पीशीज। तो फिर वही बात है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है और सोडियम क्लोराइड अनआयनाइज्ड स्पीशीज और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है ये हमारे पास आयनाइज्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास अनआयनाइज्ड स्पीशीज NaCl की जो कंसंट्रेशन है ये भी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जबकि सोलबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। सोलबिलिटी मीन से किसी भी चीज़ का हल हो जाना, तो यहाँ पे NaCl अपने आयंस के अंदर टूट नहीं रहा। सोलबिलिटी किसी चीज़ का हल होकर अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाना ये सोलबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आयंस दोबारा से आपस में मिलकर हमारे पास कोई सॉलिड बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि सोलबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन वो डेल्टा आ जाएगा। तो ये फैक्ट्स हम बच्चे याद रखिएगा, कॉमन एंड इफेक्ट के नतीजे में ये वाली तीन चीज़ें जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती हैं और सोलबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है। So now let's move to question number 24। कहते हैं common and effect dash soluble salt is precipitated out first। तो जो common and effect है इसके अंदर हमारे पास दो ही साल्ट होते हैं। लाइक हम यहाँ पे अगेन एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास NaCl है और दूसरी तरफ हमारे पास HCl है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। दूसरी तरफ हमारे पास CH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। हमारे पास जो HCl है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो हमारे पास NaCl है हमारे पास वीक एसिड होगा। तो हमारे पास क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन जब रिवर्स होता है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड की दोबारा से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो वीक या फिर लेस सोल्यूबल साल्ट होगा वो हमारे पास वो पहले प्रेसिपिटेट होता है, मतलब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। तो ये भी बच्चे फैक्ट है कि हमारे पास कॉमन एंड इफेक्ट के अंदर जो लेस सोल्यूबल साल्ट होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं फर्स्ट, और जो हमारे पास मोर सोल्यूबल साल्ट होते हैं वो बाद में हमारे पास है वो प्रेसिपिटेट हो रहे होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे तो देयर इज अ टेबल शोइंग द एसिड साल्ट एंड पीएच कॉलम व्हिच ऑफ फॉलोइंग विल हैव द ग्रेटर पीएच वैल्यू। आपने यहाँ पे बताना है कि इनमें से पीएच वैल्यू जो है वो हमारे पास किस केस में ज्यादा होगी। आप लोगों के सामने एसिड गिवन है और साल्ट गिवन है। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हमारे पास रिलेशन होता है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट ओवर एसिड। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशन आप लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पे पीके का कोई कंसर्न ही नहीं है, मीन से हम लोग इसको क्या रख लेते हैं, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टेंट रख देते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो फैक्टर्स बचे हैं, एक साल्ट है और एक एसिड है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, मीन से आप लोग एसिड को भी यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, ये कांस्टेंट है, पीछे बचता है साल्ट। तो आपने देखना है कि किस केस में आप लोगों के पास साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारे पास साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। जब साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिलेशन से आप लोगों को दिख रहा है कि पीएच का साल्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहीं पे पीएच ज्यादा होगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा होगा। बट याद रखिएगा कि अगर हम साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं एसिड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके तो हमारे पास जो पीएच है वो इंक्रीज होती है। कब, जब हम लोग एसिड को जो है वो कांस्टेंट रखें और जो हमारे पास साल्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करना शुरू कर दें। और बच्चे याद रखिएगा दूसरा इसी के रिगार्डिंग एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर हम लोग एसिड को इंक्रीज करते जाएंगे और हमारे पास जो साल्ट होगा उसको हम लोग कांस्टेंट रख रहे होंगे। तो बच्चे फिर वही बात आ जाती है हमारे पास कि जब हम लोग एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास एच पॉजिटिव बढ़ता है। जब एच पॉजिटिव बढ़ जाता है तो हमारे पास चीज़ जो है उसकी पीएच जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ जितनी कम पीएच वाली होती है वो उतनी ही मोर एसिडिक होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एसिड का एसिडिक से टेन का पीएच का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर हम लोग एसिड को बढ़ा रहे हैं तो उसकी पीएच क्या होती जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी। एनी हाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोगों के पास राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखने कहता है फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट फॉर द हेंडरसन इक्वेशन इन केस ऑफ एसिडिक बफर। हमारे पास रिलेशन है कि पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट बाय एसिड, इनकी कंसंट्रेशन आ जाती है। तो बच्चे ये सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो साल्ट और एसिड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर वन आ जाएगा। लोगो वन जो है वो हमारे पास यहाँ पे वन आ जाएगा। जब साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगी तो लोगो वन की वैल्यू जीरो। तो पीएच और पीके क्या होंगे, वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पीएच इक्वल टू पीके।
फिर देखें कि अगर हमारे पास 60 की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास 60 की कंसनट्रेशन सपोज करें 100 है, या हम लोग सपोज कर लेते हैं 10 है, और एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो हमारे पास 1 है, और हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास पी के ए की वैल्यू कितनी है, शुरू में आपको गिवन है सपोज कर लें 3 है, तो log ऑफ 10 की वैल्यू आप लोगों के पास 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे पी ए जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी, और पी के ए क्या था वो हमारे पास 3 थी, लेकिन पी एच क्या है वो 4 मिनट से, जब आप लोगों के पास 60 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो पी एच ज़्यादा होगी और पी के ए जो है वो हमारे पास कम होगी। अगर 60 की कंसनट्रेशन कम कर दें, इसकी कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे तो हमारे पास पी एच कम हो जाएगी, और पी के मतलब इसका उलट कर दें अब आप लोग कि हमारे पास हम लोग सपोज कर लेते हैं कि पी के की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, प्लस लोग 60 की कंसनट्रेशन अब हम लोग 1 रखेंगे और एसिड की कंसनट्रेशन को 10, तो ये लोग ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस log ऑफ 10 रेज़ टू पावर -1, तो 10 रेज़ टू पावर -1 में -1 को उठाकर हम लोग log से पहले ले आएंगे, तो ये हमारे पास 3 -1 इंटू log ऑफ 10, तो log ऑफ 10 की वैल्यू 1 है आएगी, तो 3 -1 आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पी ए जो है वो आपके पास 2 और पी के की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑल ऑफ दीज हैं ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, ये तीनों के तीनों क्या हैं बच्चे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा इनको ऐसे टेस्ट याद रखने आपसे, इसी के बुनियाद के ऊपर जो है एमसीक्यूज एमसीक्यू के अंदर बहुत ज़्यादा हिंट किए जा रहे होते हैं, तो इनको लास्ट में करके आप लोगों ने याद रखना है। 27 को देखें कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज 10,000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एसिड। इतनी बात तो लास्ट स्लाइड के ऊपर भी क्लियर कर चुका हूँ कि पीएच डायरेक्टली रिलेट होती है साल्ट के साथ, मतलब अगर साल्ट ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो ज़्यादा ही होगी, नीचे से आप लोग या हाई को सिलेक्ट करेंगे या फिर मतलब बी या फिर डी लेस वाली वैल्यू से यहाँ से निकल जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लोग साल्ट बाई एसिड के हमारे पास इक्वल होते हैं। हम लोग कह देते हैं कि पी के की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हमारे पास पी के की वैल्यू जो है वो 2 है, पी एच इज इक्वल टू 2 प्लस लोग साल्ट की कंसनट्रेशन कैसे 10 टाइम मोर मीटर, हम लोग यहाँ पे 10,000 टाइम पुट कर देंगे, एसिड की वैल्यू 1, तो लोग 10 रेज़ टू पावर 4 है हमारे पास, लोग 10 रेज़ टू पावर 4, तो ये हमारे पास 2 4 उठा के हम लोग से पहले ले आएंगे, तो 4 लोग ऑफ 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मीटर से पी एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, जबकि हमारे पास जो पी के ए है उसकी वैल्यू 2 है, मीटर से आप लोगों के पास अब ये जो पी एच है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है मतलब 6 है, तो ये हमारे पास 4 हाई होगी रादर देन 10,000, तो हमारे पास यहाँ पे राइट क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा 4 हाई। अगर यहाँ पे हमारे पास होता है कि 1000 टाइम्स ज़्यादा है तो फिर वो 3 टाइम ज़्यादा होना था, अगर 100 लिखा होता तो वो 2 टाइम ज़्यादा होना था, अगर 10 होता तो वो 1 टाइम ज़्यादा होना था, मतलब जितने आप लोगों के पास जीरो होंगे उतने ही टाइम जो है वो हमारे पास पीएच की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा 60 और 61 इन दोनों को आप लोगों को बदल करके लाइक, तो यहाँ से ये भी कह सकता था कि कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज 10,000 टाइम मोर देन दैट ऑफ 60, तो फिर आप लोगों के पास उलट हो जाएगा, फिर पीएच क्या होनी थी लेस होनी थी, क्योंकि पीएच का और एसिड का आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे उसने 60 को ज़्यादा किया होता पीएच और 60 का डायरेक्ट रिलेशन है, इस वजह से हाई आया। अगर वो कहता है कि आप लोगों के पास एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है 60 की कंसनट्रेशन कम है, फिर आप लोगों के पास आंसर जो था वो अल्फा होना था। फोर्थ से इट इज क्लियर फॉर यू नाउ भाई। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें कहता है हाउ मेनी आयंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ BaCrO4। तो बैरियम क्रोमेट को आप लोगों ने जब आयनाइज करना है तो हमारे पास आयनाइज होकर Pa+2 प्लस CrO4 -2 जो है ये हमारे पास बना रहा होगा, तो हमारे पास एक आयन जो है वो Ba+2 का बनेगा और एक CrO4 -2 का बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा 2। ये बेसिकली सोलबिलिटी प्रोडक्ट में जहाँ पे आप लोगों के पास टेबल गिवन है वहाँ से क्वेश्चन को पिक किया गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कहता है कि रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज 0.5, या फिर हम लोग इसको 1/2 भी बोल सकते हैं कि आपके पास कैटाइन और एनाइन की रेशियो 1/2 की इसकी आयनाइजेशन के बाद ये बचता है, तो बच्चे चारों के चारों आपके सामने गिवन है, मैं हम लोग यहाँ पे टेबल की फॉर्म में ही लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे कैटाइन लिखेंगे और फिर हम लोग लिख लेते हैं एनाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास MgCO3 है, MgCO3 के अंदर हमारे पास जो मैग्नीशियम होगा Mg+2, इसका हमारे पास एक आयन बनेगा और जो CO3 -2 होगा इसका भी एक ही आयन बनता है, मीन से इनकी रेशियो जो है वो 1:1, आंसर आपके पास 1 आ जाता है। CaOH ट्वाइस देखें तो हमारे पास जो कैल्शियम है ये हमारे पास Ca+2 बनेगा, और दो जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सल के आयन जो है वो हमारे पास बन रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो है कि वो 1:2, मीन से आपके पास आंसर जो है वो 0.5 आ रहा है। 40 में देखें Ag2CrO4 है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव बनेंगे प्लस CrO4 -2 जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पे बन रहा होगा, तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास 2:1, मीन टू से आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से लेड सल्फेट के लिए आप लोगों के पास
लेड का जो है वो एक आयन बनेगा 1 Pb+, और एक ही जो है वो आपके पास सल्फेट का आयन बनेगा। तो आप लोगों के पास 1:1 मीटर से आंसर जो है 1 आ जाता है। ये उसने पूछा 0.5 किसका है, तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो बीटा आ जाएगा। अब आप लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों के पास कितने आयंस बन रहे हैं कैटायन या एनायन के? तो बच्चे जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो इक्वल होते हैं उनके सबस्क्रिप्ट के। लाइक यहाँ पे Mg के हमारे पास कैटायन है, इसका सबस्क्रिप्ट भी इसके साथ कुछ भी नहीं हो, वो 1 ही होता है। इसी तरह से CO3 के साथ 1 है। मीटू से आपके पास एक कैटायन है, एक एनायन है। COH ट्वाइस को देखें तो Ca के साथ 1 है। मीटू से आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन बनेगा और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, क्योंकि OH का जो सबस्क्रिप्ट है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है। AgCrO4 को देखें तो Ag हमारे पास सिल्वर जो है यहाँ पे कैटायन है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे 2 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव बनेगा और 1 मोल ऑफ CrO4 नेगेटिव बनेगा। इसी तरह से लेड सल्फेट में Pb के साथ 1 आएगा और सल्फेट के साथ 1 है। मीटू से यहाँ पे आप लोगों के पास इस तरह से आप लोग नंबर ऑफ आयंस जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा, जिसके केस में हमारे पास वैल्यू जो है वो 0.5 आ रही है। फिर कहते हैं सोलबिलिटी ऑफ CaF2 इन वाटर इज 4, कैलकुलेट द Ksp वैल्यू। बच्चे इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो बुक के अंदर है इनके शॉर्टकट होते हैं, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। याद रखें, अगर आयनाइजेशन के बाद आपके पास टोटल आयंस अगर 2 प्रोड्यूस होते हैं तो जो Ksp का रिलेशन होगा वो इक्वल होगा S² के। अगर आपके पास 3 आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो Ksp जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 4s³ के। अगर आपके पास 4 आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो आपके पास जो Ksp का रिलेशन होगा वो इक्वल होगा 27s⁴। और बच्चे जब आपके पास टोटल 5 आयंस बनते हैं ना, तो 5 आयंस के केस में आप लोगों के पास यहाँ पे 2 केसेस आएंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं 2 आयंस 3 आयंस 4 आयंस लिख रहा हूँ। इसका बेसिकली मतलब क्या है मैं आगे समझाता हूँ। जब आप कैटायन और एनायन का सम करें तो आंसर 2 आए तो फिर आप लोग ये रिलेशन इस्तेमाल करें, 3 आए तो ये, 4 आए तो ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। 5 आयंस आते हैं 2 तरह से। अगर आपके पास कैटायन और एनायन की रेशियो 2:3 हो तब भी आंसर 5 ही आएगा, और अगर कैटायन और एनायन की रेशियो आपके पास 4:1 होगी तब भी आपके पास आंसर जो है वो 5 आयंस ही आएगा। अगर तो आपके पास रेशियो 2:3 होगी तब आप लोग जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे Ksp का वो इक्वल होगा 108s⁵। और अगर आपके पास 4:1 होंगे तो आप तब आप लोग जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास आएगा 256s⁵। तो ये वाला रिलेशन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास CaF2 है। अब Ca का सबस्क्रिप्ट कितना है वो हमारे पास 1 है। मीटू से कैल्शियम का एक आयन प्रोड्यूस होगा Ca+2, और जो हमारे पास फ्लोरीन है इसका सबस्क्रिप्ट 2 है। मीटू से आप लोगों के पास 2 फ्लोरीन के आयन बनेंगे। तो टोटल आयंस कितने हमारे पास यहाँ पे आयंस हैं 3। तो जब 3 आयंस होंगे तो हमारे पास कौन सा रिलेशन इस्तेमाल होगा Ksp = 4s³। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। Ksp वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, 4s³ इसका रिलेशन है। s की वैल्यू हमें उसने कितनी दी है, 4 दी है, तो 4⁻3, तो 4 × 4 16, 16 × 4 64। जब आप 4 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 256 आ जाएगा। मीटर से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने इनके नंबर ऑफ आयंस जो है वो टोटल देखने के कितने आयंस होते हैं, फिर उसी हिसाब से जो है वो आप लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे होता AgCl हो, मैं इसको रेज कर देता हूँ सारे को। मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास AgCl है, सपोज कर लें AgCl है, और इसकी जो हमारे पास सोलबिलिटी की वैल्यू है वो हमारे पास सपोज कर लें है 2। तो आप मुझे बताएं इसकी Ksp की वैल्यू क्या होगी। तो आपने देखा कि Ag की पावर सबस्क्रिप्ट 1 है, Cl की भी 1 है, तो इसका भी एक आयन बनेगा, इसका भी एक आयन बनेगा, टोटल आयन बने 2। जब 2 आयन्स होंगे तो हमारे पास Ksp का जो रिलेशन होता है वह स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे s की वैल्यू 2 है, तो जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास जब एक आयन हो, एक आयन तो बनेगा नहीं सॉरी, जब 2 आयन्स हों तो Ksp = s² आ जाएगा। जब आप लोगों के पास 3 आयन्स हों तो आप लोगों ने सिंपली रिलेशन 4s³ का इस्तेमाल करना है। जब 4 होंगे तो 27s⁴, और जब 5 होंगे तो 2 रिलेशन इस्तेमाल होते हैं, 108s⁵ और 256s⁵। अगर तो कैटायन और एनायन की रेशियो आप लोगों के पास 2:3 आती है तो ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप लोगों के पास 4:1 आती है तब आप लोग ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करे होंगे। तो इस तरह से आप लोगों के पास सोलबिलिटी वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4। अब यहाँ पे देखिए Ag2 मीटू से 2 आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, CrO4 का एक ही आयन है क्योंकि इसका सबस्क्रिप्ट 1 ही है। तो आप लोगों के पास आंसर आया 3। जब 3 आयंस होंगे तो Ksp किसके इक्वल होगा, हमारे पास इक्वल होगा 4s³ के। तो Ksp की वैल्यू आप लोगों को गिवन है ऑलरेडी, वो कितनी है, 108 = 4s³ आ जाएगा। तो जो s³ है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास 108/4 के इक्वल होगा। तो इसको कैंसिल करें तो ये आप लोगों के पास 27 आ जाता है। आपको सिर्फ सोलबिलिटी की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरफ भी
आप लोग पहले 27 को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली 27 जो है इक्वल है 3 के क्यूब के। तो अगर इधर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे भी 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास ऐसे है वो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास सोलबिलिटी की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास 3 निकल रही होती है। तो इस तरह से सोलबिलिटी प्रोडक्ट के सिर्फ ये जो मैंने आपको रिलेशन बता दी ना, 2 अंश के लिए, 3 अंश के लिए, 4 5, सिर्फ ये याद रखते हैं तो इस तरह से आप लोगों के इजीली क्वेश्चन जो है वो टैकल हो रहे होते हैं। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस, आप लोगों के पास प्रेसिपिटेशन जो है वो किस केस में जो है वो हमारे पास हो रही होती है। बच्चों यहाँ पे फैक्ट्स में आपको लिखवा देता हूँ, प्रेसिपिटेशन बता देता हूँ किस केस में प्रेसिपिटेशन होती है। बच्चे सबसे पहली बात तो ये रखें कि अगर तो के एस पी की जो रेशियो है वो हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा होती है तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। इसी तरह से एमसीक्यू पूछे जा रहे होते हैं कि अगर के एस पी जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगा आयनिक प्रोडक्ट से तो क्या होगा। तो बच्चे याद रखिए वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर के एस पी और आयनिक प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो तब जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास सैचुरेटेड होता है। अगर हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट की रेशियो जो है वो हमारे पास ज्यादा है केएसपी से तो तब हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेटेड होता है। और बच्चे याद रखें जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होती है ना वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रेसिपिटेशन भी जो है वो हमारे पास बन रही होती है। तो यहीं पे आप लोगों को जो है वो प्रेसिपिटेट्स भी देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि प्रेसिपिटेट्स किस केस में बनेंगे, तो वो केस जिसमें आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ज्यादा होगा तो वो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनसैचुरेटेड कब होगा, सुपर सैचुरेटेड कब होगा और सैचुरेटेड कब होगा। तो आप लोगों ने ये तमाम के तमाम फैक्ट्स हैं, ये आप लोगों ने चीजें जो है वो यहाँ से याद रखनी है। यहाँ से एक और चीज पूछी जा रही होती है हमारे पास कि केएसपी का और सोलबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चे याद रखें केएसपी का और सोलबिलिटी का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और केएसपी का जो हमारे पास होता है प्रेसिपिटेशन के साथ ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर केएसपी की वैल्यू हमारे पास कम होती है, लाइक इन दिस केस सी के केस में केएसपी की वैल्यू कम है, तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन जो है वो उतनी ही ज्यादा हमें देखने को मिल रही होती है क्योंकि वो हमारे पास लेस सोलेबल होता है। तो जितनी केएसपी की वैल्यू कम होगी इसका मतलब वो लेस सोलेबल, जितना लेस सोलेबल होगा उसके प्रेसिपिटेट जो है वो हमें उतने ही ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, कहता है द रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पीबीसीएल2 आप लोगों के पास कौन से आयन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे मैं बच्चों आप लोगों को पीबीसीएल2 की डिसोसिएशन बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से जो है वो चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। बच्चे आयनाइजेशन के नतीजे में आप लोगों ने 3 चीज़ों को देखना होता है। नंबर 1 आप लोगों ने देखने होते हैं आयन्स। याद रखें आयन 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास कैटाइन होंगे और एक हमारे पास जो है वो एनाइन होते हैं। जो हमारे पास कैटाइन है हमेशा आयनिक कंपाउंड में पहले लिखे जाते हैं और जो एनाइन होते हैं वो हमेशा हमारे पास बाद में लिखे जाते हैं। लाइक हम लोग NaCl कहते हैं तो सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, H2SO4 कहते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव सल्फेट जो है वो नेगेटिव, HCl की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। मतलब जब भी आप कंपाउंड की बात करते हैं यानी कि तो उस केस में हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो पहले और नेगेटिवली बाद में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि Pb जो है ये हमारे पास पॉजिटिव कैटाइन है और जो क्लोरीन है ये हमारे पास नेगेटिव है। तो ये हमारे पास पहली बात आ गई कि आयन कौन कौन से होते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि हमारे पास इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। तो बच्चे याद रखें कि इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मतलब कैटाइन कितने मोल्स बनेंगे और एनाइन, तो याद रखें ये इक्वल होते हैं उनके सब्सक्रिप्ट के, इक्वल टू देयर सब्सक्रिप्ट, ये इनके सब्सक्रिप्ट के इक्वल होते हैं। लाइक हम लोग कहते हैं कि पीबी के साथ कुछ भी नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं 1, तो 1 लेड आयन बनेगा और क्लोरीन के साथ 2 है तो हमारे पास 2 जो है वो क्लोराइड आयन बनेंगे। नंबर 3 आ जाता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू, क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली जो है वो रूल अप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है कि क्लोरीन के साथ 2 है, आप 2 को उठा के पीबी के ऊपर ले जाएंगे मतलब 1 PB+2 बनेगा और 1 को उठा के आप क्लोरीन के ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 बनेगा। मीन टू से PB+2 और Cl -1 आप लोगों के पास यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास कौन सा है PB+2 और 2Cl नेगेटिव आप लोगों के पास बन रहे थे तो वो हमारे पास 40 के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग आयनाइजेशन को भी प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे याद रखें हमारे पास किस केस में होता है, आप लोग इसको आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो है वो प्रिडिक्ट कर सकती हैं। और ये फैक्ट नहीं है, हर दफ़ा नहीं आप लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस फार्मूला के तहत चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही होती। लाइक हमारे पास बैरियम सल्फेट गिवन है तो आप इसको उस तरह से नहीं कर सकते जब भी मैंने आपको बताया यहाँ पे +2 आएगा और सल्फेट -2 आएगा। लेकिन नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे वो पक्की बात है कि यहाँ पे हमारे पास जितना सब्सक्रिप्ट होगा उतने ही आयंस बनेंगे। लाइक यहाँ पे 1 बैरियम बनेगा और 1 सल्फेट बनेगा। ये जो मैग्नीट्यूड होता है इस हिसाब से डिफर कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर चीज़ें समझाई हैं वो आयनिक कंपाउंड के लिए इफेक्ट है, अदरवाइज कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर जनरली आप लोग इनको एप्लीकेबल नहीं कर रहे होते। फिर कहता है कि कैलकुलेट द pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन इन विच 100 मोलर साल्ट and 1000 molar acid solution are present, pK value of acid is 4। सिंपल है, pH will be equal to pKa plus
लोग 60/61 है, 60 की कंसंट्रेशन कितनी है 100 है, 61 की कंसंट्रेशन कितनी है 1000 है, तो आप लोगों के पास पीके की वैल्यू 4 के वन है प्लस लोग 100/1000 आप लोगों के पास 10⁻⁻1 आ जाएगा। -1 को उठा के आप लोग से पहले ले आए तो 4 प्लस -1 जो आप लोग वैल्यू लेकर आए हैं लोग इंटू 10, लोग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है तो 4 - 1 आपके पास आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, कहता है कि हमारे पास देयर इज अ रिएक्शन, ये आप लोगों के सामने रिएक्शन गिवन है, उसकी एंथैल्पी पॉजिटिव में गिवन है, रिएक्शन कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एक्सेप्ट, मतलब किस फैक्टर से रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक आर फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। एंडोथर्मिक है, खुद चाहता है भाई मेरे अंदर हीट लाओ, जब आप लोग खुद से उसे हीट दे रहे होंगे तो वो कहता है भाई बगैम्बो खुश हुआ, जब बगैम्बो खुश हुआ तो आपको वो फर्दर जो है वो प्रोडक्ट देना शुरू कर देगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब इससे तो आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में ही जाएगा। फिर कहता है बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रोजन गैस कंसंट्रेशन, तो जब आप हाइड्रोजन क्या है रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं रिएक्टेंट औकात से बाहर चले जाते हैं, औकात से बाहर गई चीज को दोबारा औकात में लाने के लिए उस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग रिएक्टेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाएंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब इससे भी हमारे पास है वो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। फिर कहता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास प्रेशर का किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। तो यही हमारे पास बेसिकली यहाँ पे राइट ऑप्शन है। फिर उसने कहा कि इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय ऑल ऑफ दिस फैक्टर, तो इन तमाम से तो नहीं जा रहा, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। बच्चे मैंने बहुत डिटेल के साथ लीचर प्रिंसिपल को इस यूनिट की जो पहली डिस्कशन है उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्कशन की लिंक जो है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसे लाजमी देखिएगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह लीचर प्रिंसिपल जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कहता है द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो रिलेशन क्या होता है, हमारे पास रिलेशन है कि केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल एन, ये हमारे पास रिलेशन होता है। अल्फा में देखें कहते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर माइनस डेल एन, तो माइनस डेल नहीं डेल एन नहीं होता, पॉजिटिव में होता है, तो ये नहीं हो सकता। बीटा कहता है के सी इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर टी डेल एन, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि के सी को इसी तरफ रखा गया और आर टी डेल एन को उठा के यहाँ पे नीचे ला के डिवाइड कर दिया गया, तो ये हमारे पास बेसिकली राइट रिलेशन है। फिर देखें कहता है कि के पी इज इक्वल टू के सी बाई आर टी डेल एन, तो ये नहीं होता, डिवाइड नहीं होना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो इस वजह से ये भी नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। यहाँ पे देखें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ केएसपी, तो बच्चे केएसपी में सिंपल रिलेशन क्या होता है कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन का आप लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एजी पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव जो है वो आप लोगों के पास केएसपी का रिलेशन आ जाएगा। केएसपी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सिंपली आप लोग क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे आप लोग जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेंगे तो आप लोगों के पास केएसपी का रिलेशन आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैपर्स प्रोसेस इफ प्रेशर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज, पहले सिस्टम लिख लेते हैं N2+3H2, हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास 2NH3 बना रहा होता है। प्रेशर देखने के लिए मैंने आपको बताया कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होती है, तो हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, आपने देखना है किस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 मीटर से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, कहता है कि हमारे पास रिएक्शन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो केसी जो है वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के इक्वल होता है, तो सी का स्क्वायर, ये आप लोगों को केसी के एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए, सी का स्क्वायर, इसी तरह से ए का जो है वो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और साथ में बी आ जाएगा। ये किस तरह से आया है, प्रोडक्ट सी लिखा है, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर के अंदर चले गया, डी प्रोडक्ट था वो वैसे लिख लिया, ए हम लोगों ने लिखा रिएक्टेंट, इसके जो भी पावर यहाँ पे होगी हम लोग उसको नंबर ऑफ मोल्स को पावर में लेके इसी तरह से बी लिखा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सी की वैल्यू कितनी है 3, तो हम लोग 3 का स्क्वायर ले लेंगे, डी की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास 0.600 है, हम लोगों ने वो पुट की, उसके बाद ए स्क्वायर है तो ए कितना है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा और बी कितना है वो हमारे पास 1.20 जो है वो आप लोगों के सामने गिवन है। अब हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा। अच्छा अगर इनको हम लोग सिंपल करना चाहें तो 0.600 है, तो आप लोग जब इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो 600/1000 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो है वो आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.20 है हमारे पास, तो 1.20 के अगर आप लोग पॉइंट को खत्म करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इनको सिंपल सॉल्व करें तो ये 2 सिफर जो है वो इन 2 सिफर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिफर जो है वो इस सिफर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिफर जो है वो इस सिफर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/4 आप लोगों के पास आ जाता है 54
डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास 12/4 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 48 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम लोग फर्दर जो है वो रिजोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 9 बाय आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो जब 9 को आप लोग अंदर रख के 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1.13, इसी तरह से आप लोगों के पास यही राइट ऑप्शन बन रहा है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, कहता है वी डिक्रीज द प्रेशर इन डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। तो PCl5 की डिकम्पोजिशन का रिएक्शन क्या होता है, PCl3 + Cl2। अब आप लोगों के पास प्रोडक्ट के मोल्स 2, रिएक्टेंट का मोल 1 है। आप लोग क्या करें, प्रेशर को डिक्रीज करें। प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा हुआ करती हैं। तो किस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, वो प्रोडक्ट के ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन किस तरफ चला जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। बच्चे इसकी जो पहले डिस्कशन थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने 48 मिनट्स की बनाई हुई है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर की गई है और उन्हीं का बुनियाद बना के मैंने इसकी भी डिस्कशन की हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो बाद में मैं रिकमेंड करूंगा सुने, पहले वो वाली वीडियो लाजमी तौर पर अच्छे से सुने, तो ये चीज़ें आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे भी कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जाके पहली वीडियो की जो डिस्कशन है वो आप लोग सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की सारी की सारी क्वेरीज हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो डिस्कशन वगैरह और टेस्ट सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।